अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 2.13 से। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। दो वेक्टर्स गिवन है हमें, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, उनको किस तरह ओरिएंट करें कि उनका जो रिजल्टेंट आए उसकी भी उतनी ही मैग्नीट्यूड हो। यानी कि अगर इन दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे की भी 5 है, तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट उसकी मैग्नीट्यूड भी 5 ही होनी चाहिए। हम कैसे उन वेक्टर्स को ओरिएंट करेंगे, कैसे प्लेन में ड्रा करेंगे कि उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम आए, ये है क्वेश्चन। ये उस क्वेश्चन का आंसर है 2.13 का। जब दो वेक्टर्स उनके सेम मैग्नीट्यूड हो, उनको ए और बी वेक्टर्स लिए हमने, इस तरह ओरिएंट किया कि दोनों के बिटवीन एंगल 120 डिग्री बने। जब दो वेक्टर्स को इस तरह ओरिएंट करें, इनके बिटवीन एंगल 120 डिग्री हो, फिर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम थी, फिर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम आती है। कब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के सेम आती है? एमसीक्यूज भी आ जाता है जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 120 डिग्री हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.14 है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों की एक की मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है, दूसरे की 35 न्यूटन है। तीन ऑप्शंस दी हुई हैं हमें, हमने चेक करना है कि तीनों में से कौन सी करेक्ट है। इधर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स का सम करें, सम आ रहा है 95, सम आ रहा है 95। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस आएगा 25। तो हम इन तीनों ऑप्शंस में देखें, 95 ये तो इसको अप्रोच कर रहा है, 70 से बहुत ज़्यादा है। 25 ये तो बहुत कम है, ये तो रेंज से इन दोनों से कम है। इन दोनों के सम से ये ज़्यादा आ गया 95। 25 इन दोनों से कम आ गया, तो इससे पता चला 60 और 35 की रेंज में जो ऑप्शन बनेगी सही वो 70 बनेगी, क्योंकि इनके अराउंड अबाउट ऑप्शन है। तो फिर ये सेकंड ऑप्शन है 70 न्यूटन, ये सही है। अब क्वेश्चन 2.15, सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। हमें ये नहीं पता कि कितने वेक्टर्स हैं, एक पॉलीगॉन बना रहे हैं वो मिलके। जब उनको हेड टू टेल रूल यूज़ करके अरेंज करें, वो पॉलीगॉन बना रहे हैं, उनका सम करना है हमने। पॉलीगॉन समझ लेते हैं। पॉलीगॉन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। पॉलीगॉन हम ट्रायंगल को भी कह रहे होते हैं, स्क्वायर को भी, रेक्टेंगल को भी, हेक्सागोन को भी, पेंटागोन को भी, नैनोगोन को भी। तो ये पॉलीगॉन्स होती हैं। ये है उस क्वेश्चन का आंसर 2.15 का। हमने क्या किया, हमने पांच वेक्टर लिए ए बी सी डी ई, और इन्होंने मिलकर एक पेंटागन बनाई। इन्होंने मिलकर एक पेंटागन बनाई। अगर हम इन सारों का रिजल्टेंट फाइंड करें, ए बी सी डी और ई का, इनका रिजल्टेंट बन ही नहीं रहा, फिर इनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल आएगा। यही क्वेश्चन था कि वेक्टर्स हैं, पता नहीं है कितने, वो मिलकर एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, उनका सम फाइंड करना था, तो उनका सम आएगा जीरो के इक्वल। अब क्वेश्चन 2.17 है। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दिस अल्टर a1 क्रॉस a2। दो वेक्टर्स हैं a1 a2, अगर हम उनके कंपोनेंट्स को रिवर्स करें, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। क्वेश्चन तीसरी मरतबा समझ लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके कंपोनेंट्स को हम रिवर्स कर दें तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। यह है उस क्वेश्चन का आंसर 2.17 का। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 आर रिवर्स्ड, देन बोथ दीज वेक्टर्स कैन बी रिटन एज। a1 के वेक्टर कंपोनेंट्स रिवर्स किए -a1, a2 के -a2। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ली, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ली, -a1 क्रॉस -a2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे पता चला
माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है विल रिमेन सेम, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स अगर हम रिवर्स भी कर दें उनकी क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन 2.18, नेम द थ्री डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें थ्री कंडीशंस बतानी है जब क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आए। थ्री कंडीशंस, ये क्वेश्चन, ये है उस क्वेश्चन 2.18 का आंसर। जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की ज़ीरो हो, कब? जब उनमें से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। जब उनमें से A2 ज़ीरो होगा, नल वेक्टर होगा, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। थर्ड, जब दोनों A1 क्रॉस A2 आपस में पैरेलल होंगे, फिर भी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगी क्योंकि एंगल ज़ीरो बनता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो। तो ये तीन कंडीशंस थी। क्वेश्चन 2.19, दो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, चेक करना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। एक बॉडी ना तो मूव कर रही है ना, यानी कि ना ही वो रोटेट कर रही है, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं। इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होती है? जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। इसका बी पार्ट, इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है कि कोप्लेनर फोर्सेस एक पॉलीगॉन बना रही हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी? पॉलीगॉन जो बनेगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, ये क्वेश्चन है। हाँ, ट्रू, क्योंकि जब हम एक क्लोज्ड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पीछे भी पढ़ रहे हैं कि हमने एक हेक्सागोन ली, इसकी सिक्स साइड्स होती हैं, सिक्स वेक्टर्स, एक के हेड पे दूसरे की टेल रख दी, इसलिए हेक्सागोन बनी। अगर हम सारों का रिजल्टेंट निकाले तो बन ही नहीं रहा, ज़ीरो आ रहा है। इससे पता चला कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है, फिर बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी। जब इस पे कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट करें फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन 2.20, a picture is suspended from a wall by two strings. Show by diagram the configuration of the strings for which the tension in the strings will be minimum। दो स्ट्रिंग्स से एक हमने पिक्चर हैंग करवाई हुई है, वॉल के साथ लटकाई हुई है, डायग्राम बना के शो करना है कब उनकी टेंशन स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन स्ट्रिंग्स में वो मिनिमम होगी। दो स्ट्रिंग्स से एक पिक्चर वॉल के साथ सस्पेंड करवाई हुई है, डायग्राम बना के बताना है कि कब स्ट्रिंग्स में टेंशन मिनिमम होगी। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। व्हेन स्ट्रिंग्स मेक एंगल 90 डिग्री, जब स्ट्रिंग्स, ये डायग्राम भी बना दी, जब स्ट्रिंग्स कितना एंगल बनाए 90 डिग्री, देन टेंशन इन स्ट्रिंग्स विल बी मिनिमम। जाहिर है वर्टिकल होगी स्ट्रिंग, फ्री टेंशन मिनिमम होगी, ये पिक्चर है। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी ऐसे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी टेढ़ी होगी, फिर इनमें तनाव ज़्यादा आएगा, फिर इनमें टेंशन ज़्यादा होगी। कब टेंशन कम होगी इन स्ट्रिंग्स में? जब इन स्ट्रिंग्स को वर्टिकल हैंग करवाएंगे, यानी कि जब ये एंगल कितना बनाए 90 डिग्री, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या एक बॉडी अपने वेट की वजह से रोटेट कर सकती है? क्या एक बॉडी अपने वेट की वजह से रोटेट कर सकती है, ये क्वेश्चन, यानी कि उसमें टार्क प्रोड्यूस हो सकता है, ये क्वेश्चन है अहम यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन का आंसर 2.21 का, नो बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्यों? वी नो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इज दैट पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। सो टार्क ड्यू टू वेट बिकॉज मोमेंट आर्म इज ज़ीरो इन दिस केस, क्योंकि इस केस में टार्क ज़ीरो होगा वेट की वजह से, क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रहा है वेट। तो फिर इससे पता चला कि ये जो बॉडी है वो अपने वेट के एक्शन के थ्रू
रोटेट नहीं कर सकती। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।